नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सतीश मिश्रा, आप लोगों के सामने फिर से एक और बार एक और नए लेक्चर को लेकर आपके सामने आ चुका हूं। और आज का लेक्चर है वो डिटर्मिनेंट टॉपिक पर है। तो अभी तक डिटर्मिनेंट टॉपिक में 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको वो 7 लेक्चर्स देखने हैं, सपोज अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे और आपको उनको देखना है, तो उन लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आई बटन में भी उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई आज के टॉपिक का जो हमारा एजेंडा है वो क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि डिटर्मिनेंट में 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 8 है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक डिटर्मिनेंट के सारे फंडामेंटल्स कवर कर दिए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के सबसे क्रूशियल पार्ट पर हम जाएंगे और सबसे क्रूशियल पार्ट को ही शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यस दोस्तों, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के लेक्चर के लिए, बिकॉज प्रॉपर्टीज हम शुरू कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज में बहुत मजा आता है। डिटर्मिनेंट को हम एक बहुत ही अलग ही लेवल पे लेके चले जाते हैं। और सच में एक बार आपने यार सच में अगर आप प्रॉपर्टी समझ लेते हो ना, तो देन डिटर्मिनेंट यू स्टार्ट लविंग डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब एक बार जब होता ही है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर नहीं समझ में आए तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज राइट, देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स वेरी वेरी इजी टास्क, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊं। ठीक है दोस्तों। और एक और बात कि भाई वीडियो, अगर आज का जो लेक्चर है वो अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपको आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया, तो यार इसको फटाफट लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये यूट्यूब, तो भाई आपको पता है कि एक महासागर है, उसमें बहुत सारे वीडियोज रोज आते रहते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे। क्या पता डिटर्मिनेंट पे भी बहुत सारे वीडियोस आते होंगे। तो ऐसा होगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये महासागर में कहीं गुम सा हो जाएगा और ये लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप चाहते हैं कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखें, इस वीडियो को देखकर सीखें। तो आपको वीडियो को लाइक करते जाना है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाना है। दैट विल बी अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर मी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तब जाके मैं इस प्रकार से जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स है मैथमेटिक्स के, विच इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, कि हमें एजुकेशन को फ्री रखना है। तो अब मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि मैं एक स्कूल खुद से शुरू कर पाऊँ। हाँ, तो एक यूट्यूब एक जरिया है जहाँ से मैं एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ कवर की जाए, चाहे वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT JEE एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हो, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचे, इसके लिए लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज का डिस्कशन किस बात पे होने वाला है। तो हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, 1 बाय 1 लेंगे और सारे प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में कवर नहीं किए जाएंगे, हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग वीडियो होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को बहुत ही, अगर मान लो 10 प्रॉपर्टीज हैं तो मैं इसके लिए 10 वीडियोज बनाऊंगा। छोटे वीडियोज होंगे तो आपको देखने में भी अच्छा रहेगा, मतलब आप जल्दी से सीख जाएंगे, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि अगर 10 प्रॉपर्टीज में एक ही वीडियो में पुट कर दूंगा तो इट विल बिकम क्वाइट बोरिंग, राइट। तो प्रॉपर्टीज को हम ब्रेक करेंगे और अगर सपोज 10 प्रॉपर्टीज हैं तो विल मेक 10 वीडियोस ऑफ इट। तो चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं और यार फटाफट पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट की। तो चलिए, तो भाई आप, आई थिंक आप एक्साइटेड होंगे, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए। तो आई एम श्योर आप भी होंगे। तो चलिए फटाफट प्रॉपर्टी के डिस्कशन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने टीचिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अब हम अपना डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो देखेंगे हम लोग।
तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टी 1 की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हर एक अलग अलग लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टी के अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉपर्टी 1 की बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत जिस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो द प्रॉपर्टी सेज इन एनी डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो with their any row or column with their cofactors is always equal to determinant। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में, इन एनी डिटर्मिनेंट मतलब क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी डिटर्मिनेंट हो, चाहे वो ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर n, तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो किसने भी ऑर्डर का, द सम ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, the elements of any row or column, the elements of row और column, यानी आपको रो या फिर कॉलम के एलिमेंट्स को लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है विद रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, ठीक है। तो रो के एलिमेंट्स लो या कॉलम के एलिमेंट्स लो, उनको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आएगा, यानी एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। तो कोई एक रो लिया, उसके हर एक एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो ऐसे हर उस रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या उस कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और सम लेना है, एंड दैट सम विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 1 का स्टेटमेंट है। आई नो दैट कि स्टेटमेंट बोलने से ही प्रॉपर्टी समझ में नहीं आता है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, राइट। तो अभी फटाफट हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको समझ के लेंगे। तो आइए दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी 1 है इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पे मैंने एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट लिया है, एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म लिया है, राइट। अब मैं जो आपको प्रॉपर्टी ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में बताऊंगा, ये प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट लिया है, क्लियर है। तो अब इस ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि आप क्या करो, पहले कोई भी एक रो सिलेक्ट करो या कोई एक कॉलम, ठीक है, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम सिलेक्ट कर लो, आपको जो ठीक लगे। तो मैं यहां पे फिलहाल अभी क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे, A11, A12, A13। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करना है कि जैसे ही आप कोई एक रो लेते हो, कोई भी एक रो लेते हो, तो उस रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर से। तो आपको याद हो अगर, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो डिटर्मिनेंट का प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कोफैक्टर्स और माइनस के बारे में बताया था, राइट। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको कोफैक्टर्स क्या होता है अगर ये नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर नंबर 7 जाके देख लीजिए डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको कोफैक्टर्स अगर सपोज नहीं पता है तो आपको पहले वो लेक्चर नंबर 7 देखना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए, आपको कोफैक्टर क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है और अपना माइनर होता है। तो यहाँ पे माइनर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोफैक्टर की। तो हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होंगे, तो यहां पे हमें A11 का कोफैक्टर लेना होगा। तो A11 का कोफैक्टर हमें पता है कि A11 का कोफैक्टर होता है C11, ठीक है। फिर A12 का कोफैक्टर क्या होता है, C12। हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है, ये बात याद रखना। फिर A13 जो कि एलिमेंट है प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आई होप आप लोग को ये सब पता होगा। A11 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये सारी चीजें मैंने डिटर्मिनेंट के इनिशियल लेक्चर्स में समझा दिए हैं, राइट। तो A13 का कोफैक्टर क्या होगा, C13 होगा। तो हमने जैसा प्रॉपर्टी कह रहा है कि आपको कोई एक रो लेना है और उस रो में अभी रो लेना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, राइट। आइदर आप R1 ले सकते हो फर्स्ट रो, या फिर सेकंड रो ले सकते हो, या फिर थर्ड रो ले सकते हो, ठीक है।
तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी को समझने के लिए फर्स्ट रो ही लिया हुआ है, और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आप देख रहे हो A11, A12, A13, और एलिमेंट्स के साथ साथ हमें एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी लेने पड़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हमने यहां पर और उनके कोफैक्टर्स को यहां पे डिफाइन किया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमने कोई भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर सम लिया, तो हमने अगर एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया उनका सम लिया, तो वो सम डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास है, तो जो भी वो प्रॉपर्टी में बोला गया है उसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, जैसे A11 है तो A11 मल्टीप्लाई विथ इट्स कोफैक्टर C11, ठीक है। फिर A12 मल्टीप्लाई विथ इट्स कोफैक्टर C12, देन प्लस A13 मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर C13, ठीक है, समझा। सो यही करना है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विथ इट्स कोफैक्टर, समझ में आया। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद द कोफैक्टर, उसका मतलब यही है कि आपने कोई एक रो सिलेक्ट किया, उस रो के एलिमेंट्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए और उनके कोफैक्टर्स को आपने यहाँ पे डिफाइन किया। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, यानी हर एक एलिमेंट अपने खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उसका सम ले रहे हैं। तो ये जो सम है ये डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, D है। तो इस कैलकुलेशन का वैल्यू भी क्या होगा, वैल्यू होगा D। क्या वैल्यू होगा, D। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अभी देखो यार, ये मैथमेटिशियन लोग इतना ब्यूटीफुल, इतना जबरदस्त काम करते हैं ना कि ये सब देख के मतलब मजा आ जाता है। कि मतलब देखो, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने हर एक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था, और ये काफी मेहनत वाला काम है, राइट। यू नो दैट कि माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट करना यार ये बहुत मेहनत वाला काम है, काफी टाइम लगता है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट है, हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना बस उसके लिए पढ़ते हैं। बट जो एक्चुअल मैथमेटिशियंस होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं पढ़ते, वो बेसिकली मतलब वो जब चीजों को स्टडी करते हैं तो उसको बहुत अंदर तक ले जाते हैं। तो हमने क्या किया, एज अ स्टूडेंट हमने माइनर्स निकालना सीखा, कोफैक्टर्स निकालना सीखा, राइट, बस हमारा काम खत्म। लेकिन मैथमेटिशियन क्या कर रहा है, वो माइनर कोफैक्टर निकालने के साथ साथ प्रॉपर्टीज तक जा रहा है। वो बात अलग है कि अब हम वो स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो ना कि जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम माइनर कोफैक्टर डिफाइन किया होगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज तक अंदर घुसा होगा, मतलब यार ये काम करना, यार कुछ नई चीज तक पहुंचना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। सो हैट्स ऑफ टू द people who are doing research and bringing such kind of beautiful results in front of us. So दोस्तों अभी आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, राइट। बट ये जो प्रॉपर्टी कहता है उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ही हो सकते हैं या सिर्फ फर्स्ट रो लेना है, हम सेकेंड रो भी ले सकते हैं, हम थर्ड रो भी ले सकते हैं। इवन अगर आप ध्यान दो तो ब्रैकेट में कॉलम की बात भी की गई है। तो हम ये जो चीज हमने फर्स्ट रो के साथ किया है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो जो कॉम्बिनेशन, जो कैलकुलेशन है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो अगर हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लें और यही चीजें करें, यही प्रॉपर्टी सेकेंड रो के एलिमेंट्स पे अप्लाई करें, तो उससे भी हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। अगर हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को लेंगे तो भी हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। अगर हम फर्स्ट कॉलम लेंगे तो भी हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। अगर हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को लेते हैं तो भी हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। अगर हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को लेते हैं तो भी हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक रो या कॉलम सिलेक्ट कर लिया, उसके जो भी एलिमेंट्स है उनको, उन एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ध्यान दो ना, हर एक एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग
को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो वो जो कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा उसका जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो चलिए ये सेकेंड रो में देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या है, सेकेंड रो मतलब R2, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं जनरली A21, A22, A23 और उसके को फैक्टर। सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर्स देखते हैं। तो A21 का जो को फैक्टर है वो क्या है, C21 है ना। A22 का को फैक्टर क्या है, C22 और A23 का को फैक्टर क्या है, C23। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। तो क्या करना होगा बेसिकली, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है कि सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली this is the sum of the product of the elements of second row with their cofactors. So according to the property this value should be equal to determinant and determinant क्या दिया है, d दिया है। ठीक है, तो हमने यहां पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट मिला। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लिया, डिटर्मिनेंट मिला। ऐसे ही हम थर्ड रो के अलॉन्ग कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, राइट। तो चलो अभी थर्ड रो के एलिमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। R3 के एलिमेंट्स क्या होंगे, A31, A32, ठीक है, A31, A32, A33 और इनके कोफैक्टर्स, A31 का कोफैक्टर C31, A32 का कोफैक्टर C32, A33 का कोफैक्टर C33। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करना है, A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33। तो दिस इज व्हाट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो with their cofactors. So this combination should be equal to determinant. थर्ड रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा, राइट। कितना जबरदस्त है ना, कितना मस्त रिजल्ट है ना, जबरदस्त यार। थैंक यू मैथमेटिशियंस फॉर डिस्कवरिंग सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स एंड मेकिंग आवर लाइफ वेरी सिंपल। ओके, तो इस तरीके से आपने यहां पे देखा कि भाई फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो डिटर्मिनेंट मिला। थर्ड रो के एलिमेंट्स को भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो डिटर्मिनेंट ही मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब ये कॉलम वाइज देख लेते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं फटाफट। तो हम क्या करेंगे भाई, कॉलम 1 लेंगे, है ना, वी विल टेक कॉलम 1। अच्छा, कॉलम 1 के एलिमेंट्स क्या है पहले वो देखो भाई, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलम 1 में क्या होता है, A11, A21, A31, ओके, A11, A21, A31। सो A11, A21, A31। अब इनके कोफैक्टर्स लेने, क्या लेने हमें, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स लेंगे तो A11 का कोफैक्टर C11, A21 का कोफैक्टर C21, A31 का कोफैक्टर C31। तो क्या करना है, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ओके, तो क्या करना है बेसिकली, A11 इंटू C11 देन प्लस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। तो दिस विल गिव यू व्हाट, डिटर्मिनेंट। क्या देगा ये आपको, डिटर्मिनेंट देगा, डी। ऐसे ही अगर आप सेकेंड कॉलम लेते हो या थर्ड कॉलम लेते हो तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स लूं, मान लो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं फटाफट बताता हूं, अभी इसको ये करता हूं। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे, A12, C22, सॉरी नॉट C22, सॉरी वो तो कोफैक्टर हो गया। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स A12, A22, A32। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो
A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, C12 से, देन प्लस A22 किससे मल्टीप्लाई होगा, C22 से, देन प्लस A32 किससे मल्टीप्लाई होगा, C32 से, और ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. क्या होगा ये, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, यस. अब अगर यही चीज हम थर्ड कॉलम के अलोंग करें तो चलो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स देख लेते हैं फटाफट. थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स, तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे, A13, A23, A33. अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. तो A13 मल्टीप्लाई होगा C13 से, देन प्लस A23 मल्टीप्लाई होगा C23 से, देन प्लस A33 मल्टीप्लाई होगा C33 से, एंड दिस थिंग इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट होगा, राइट. तो देखो, तो ये, तो आपने देखा कि यहां पे हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी रो लेते हैं उसके एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंबाइंड वैल्यू डिटर्मिनेंट होगा. कोई भी कॉलम लो, उनके एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो कंबाइंड वैल्यू डिटर्मिनेंट होगा, राइट. सो दैट्स योर प्रॉपर्टी नंबर 1. ओके, अब आप बोलोगे ये तो आपने बोल दिया तो हम कैसे मान ले, तो टेंशन मत लो, मैं इसको वेरीफाई करके भी बताता हूं, राइट. एक और चीज, अगर देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई एक्सपांड द डिटर्मिनेंट. अच्छा, एक्सपांड द डिटर्मिनेंट, तो जो ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं कि पहले A11 लिखेंगे, फिर उसके बाद A12 लेंगे, उसके बाद A13 लेंगे, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने का, राइट. तो जो आपने ट्रेडिशनल मेथड सीखा है, जो कन्वेंशनल मेथड सीखा है, उसमें होता क्या है पता है कि आप R1 के एलिमेंट्स को लेते हो, राइट. A11, A12, A13 यही लेते हो ना. तो वो जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो. क्या बोलेंगे उसको, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो. अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग अलोंग सेकेंड रो, तो आपको ये करना है, ये वाला फॉर्मूला, यानी सेकेंड रो के एलिमेंट्स लेने हैं और उनके कोफैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो आप क्या कर रहे हो पता है, यू आर एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग सेकेंड रो, अलोंग सेकेंड रो. सेकेंड रो को R2 बोलता हूं मैं. तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग सेकेंड रो, मतलब आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. अगर ये बोला गया फाइंड द डिटर्मिनेंट by expanding it along third row, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स, थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स और इस तरीके से कंबाइन करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग थर्ड रो. ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग थर्ड रो. ठीक है, अगर आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट कॉलम या एक्सपांडिंग इट अलोंग फर्स्ट कॉलम, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. अगर ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग सेकेंड कॉलम और एक्सपांडिंग इट अलोंग सेकेंड कॉलम, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. या फिर ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग थर्ड कॉलम या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग थर्ड कॉलम और यूजिंग थर्ड कॉलम, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. सो दोस्तों, अभी मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी हमने यहां पे डिस्कस किया कि भाई फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता है, ये देखो, ये जो कंबाइंड वैल्यू है ये डिटर्मिनेंट होगा, इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं. तो आपको याद है हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं. जो सबसे पहला मेथड हमने सीखा था कि भाई पहले हम A11 लिखते थे, फिर A11 लिखने के बाद हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करते थे, राइट. तो उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स बचते थे, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो A11 के साथ आता था, राइट. तो बराबर A11 के साथ ये 4 एलिमेंट्स. उसके बाद हम क्या लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट A12, बट उसका साइन चेंज होता है तो -A12, और इसके साथ भी ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट आता है,
और इसके साथ जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट आएगा उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट करना है। तो फिर 4 एलिमेंट्स बचते हैं, A21, A23, A31, A33। तो A21, A23, A31, A33 बराबर है। और इसके बाद में हम लोग लेते हैं थर्ड एलिमेंट A13 प्लस के साथ, ठीक है। तो अच्छा A13 लेते हैं ना, तो A13 लिखते हैं हम लोग इसमें प्लस A13, और A13 के बाद जो क्या आता है उसके साथ भी एक ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट आएगा। और उसके लिए क्या करना है आपको कि आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना होता है, फिर ये 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, राइट, A13 के साथ डिटर्मिनेंट में। तो A21, A22, A31, A32, राइट। यही आपका ट्रेडिशनल मेथड है डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का, राइट। दिस इज द मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में यही सीखा था ना हमने कि ये अगर ऐसा डिटर्मिनेंट दिया गया तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करोगे, बराबर। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो A11 के साथ ये लिखा गया है ना, ये क्या है पता है, ये है M11, ये है माइनर M11। तो A11 के साथ है एक्चुअली ये जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये A11 का माइनर है, तो ये कैपिटल M11 है। माइनस A12 के साथ अगर ये चीज आप ध्यान से देखो तो ये M12 है, फिर प्लस, और ये जो A13 के साथ ये जो वैल्यू आ रहा है ये डिटर्मिनेंट, ये M13 है, ओके। और अब बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है कि ये जो M11 है, क्योंकि ये पहला टर्म पॉजिटिव है, तो मैं इस A11 के साथ जो M11 लिखा है इसके साथ -1 raised to 1 + 1 लिख सकता हूं, राइट। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ही लिखा गया एक्चुअली। और यहां पे एक फर्क पड़ेगा कि माइनस ऑफ A12 है ना, तो इसको लिखेंगे प्लस A12, और वो जो माइनस साइन है उसको ऐसे लिखेंगे -1 raised to 1 + 2 into M12, ठीक है। देन प्लस A13 into M13, तो A13 के साथ M13 है, और इसके साथ क्या आएगा पता है, -1 raised to 1 + 3। अभी -1 raised to 1 + 3 क्या होता है, -1 raised to 4। और अगर आप -1 raised to 4 की बात कर रहे हो तो -1 raised to 4 क्या होगा, 1 ही होगा। तो अल्टीमेटली 1 ही लिख रहे हैं हम लोग, इंटू M13। अब आप अगर माइनर का, अगर आपको कोफैक्टर का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वांटिटी है, दिस इज योर C11, -1 raised to 1 + 1 into M11 इज नथिंग बट C11। तो A11 के साथ क्या आया भाई, C11 आया। A11 into C11, सॉरी C1 ऐसे लिख दिया। फिर A12 प्लस A12, अब ये A12 के साथ ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रहा है -1 raised to 1 + 2 into M12, ये होगा सही C12, दिस इज C12 प्लस, और ये -1 raised to 1 + 3 into M13, ये जो है दैट इज नथिंग बट A13 के साथ जो वैल्यू है, A13 के साथ ये जो फैक्टर आप देख रहे हो -1 raised to 1 + 3 into M13, दिस इज नथिंग बट C13। तो आपने अभी कुछ नोटिस किया कि भाई ये D है, दिस इज D, और ये फाइनली ये भी तो D है ना, और ये D क्या आ रहा है, A11 into C11 प्लस A12 into C12 प्लस A13 into C13। मतलब A11, A12, A13 are the elements of the first row and they are multiplied with their cofactors. So elements of the first row are multiplied with their cofactors and the sum is taken and the sum is equal to determinant. चकरा गए ना, कैसे प्रूव कर दिया, समझा ये प्रूफ, समझा ये प्रॉपर्टी कहां से आया, समझा अभी आपको ये प्रॉपर्टी कहां से आया। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव सेकेंड
सेकेंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट, सिक्स्थ रिजल्ट, ऑल द रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड इन द सेम मैनर। तो इससे ये साबित हो गया कि आप कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स लो और उनको करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो जो कंबाइंड वैल्यू आएगा, मतलब कोई भी रो के एलिमेंट्स लेने हैं, रो या कॉलम के एलिमेंट्स लेने हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लेना है, तो वो सम किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी 1 हमने डिस्कस कर लिया है। आई नो दैट कि आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंदी हो गया है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, राइट, प्रॉपर्टी को डिस्कस करने में, क्योंकि देखो यार अच्छे से डिस्कस करेंगे तो ही, मतलब डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है, राइट। तो आई होप आज का ये जो प्रॉपर्टी 1 है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टी 2 का नहीं होगा, प्रॉपर्टी 1 का। ये जो हमने अभी ये प्रॉपर्टी जो देखा है इसके बेस्ड क्वेश्चंस हम लेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक दो एग्जांपल्स लेकर, राइट। हम ये वेरीफाई करेंगे कि भैया एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक छोड़ के जाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो यूट्यूब की गलियों में कहीं गुम हो ना जाए, राइट। तो सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे लाइक करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।